नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था एनसीईआरटी का, हमने इससे पहले वर्ग 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी को दिया, जिस पर आप सबों ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के तहत ही वर्ग 11 के चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। जो आपको पिछला जो वीडियो मिला था वर्ग 9 का, उसी से सेम मिलता जुलता है। आज कारण हम 9th का भी चैप्टर 2 कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन क्या था ना कि ये उससे मिलता जुलता है और हम इसको एक साथ लेकर के चलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा दोनों में सेम ही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा 11वीं में थोड़ा सा विस्तारित है और वहाँ पर 9वीं में थोड़ा सा बेस दिया गया है। तो इस दोनों को एक साथ करेंगे ताकि क्या होगा कि हमारा दोनों चीज़ बेस भी कंप्लीट हो जाएगा और ऊपर भी लेवल भी अच्छा से होता जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसलिए आज हम वर्ग 11वीं का जो चैप्टर 1 है उसका भी नाम है भारत की स्थिति, लेकिन इससे जो पहले का चैप्टर था उसमें था भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति, ठीक है ना। लेकिन इसमें भारत और स्थिति चैप्टर फर्स्ट का नाम है, दोनों में चैप्टर फर्स्ट ही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे अच्छा से। चलिए ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, आपको अगर आपके पास मैप हो तो मैप एक बार जरूर देख लीजिएगा, भारत कहाँ है विश्व मैप में। ठीक है, देखिए कह रहे पिछली कक्षाओं में आपने भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम आपको पिछले के वीडियो में ही वर्ग 9 के वीडियो में ही आपको दिखा चुके हैं। जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हों उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर उस वीडियो को एक बार जरूर अवश्य देख लें। और एक चीज़ और आप लोगों से खासा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जो आगे भी एनसीईआरटी का सीरीज चले वो उसका लाभ आपको जरूर मिल सके। तो जैसा कि आपको यहाँ पूछा गया भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, इससे पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है ना, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपसे पूछे देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक। अच्छा एक चीज और, अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछे तो भारत किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है ना, कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश में भारत है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, भारत किस अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में है। अच्छा, अब आपसे पूछा गया भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। क्या? 25 मिनट पूर्व। हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा भारत पूर्व देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में है। आगे चलते हैं, कह रहा क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? जैसे कि हम आपको बताएं सबसे जो उत्तरी अक्षांश है, क्या सबसे जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या है आपको? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और सबसे जो दक्षिणी जो अक्षांश है वो कितना है आपको? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या? 8 डिग्री 4 मिनट है। ये तो आपका अक्षांश हो गया, लेकिन आपसे देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। तो सबसे जो पूर्वी, ठीक है, तो सबसे जो पूर्वी विस्तार है वो आपको 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? 97 डिग्री 25 मिनट आता था। सबसे जो पश्चिमी पूछे, क्या पश्चिम में, तो पश्चिम में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर में सबसे उत्तरी में कौन? कश्मीर, तथा सबसे दक्षिण में कौन? कन्याकुमारी। ठीक है, अच्छा आपको सबसे पूछे सबसे पूर्व में कौन? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे पश्चिम में कौन? तो गुजरात। आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में होता है। अच्छा सबसे और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय और सूर्यास्त के में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। कितना घंटा का? 2 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ। अच्छा 12 समुद्री मील, अगर आपको ये किलोमीटर में पूछ ले तो कितना? 21.9 किलोमीटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनसीईआरटी।
इससे अच्छा खासा और उसके लाइन बाय लाइन से पूछता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर आपसे ये चीज पूछा जाए, बाय द वे पूछ सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि 12 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। अच्छा, या आपसे ये पूछ सकता है कि भारत का जो सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की कितनी दूरी तक फैला हुआ है, 21.9 किलोमीटर। याद रखिएगा इसको, 21.9 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, ये चीज देखिए, आपको ये यहाँ से बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से ये याद रखिएगा। कह रहे मानक मील जो है वो 63,360 इंच है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 72,960 इंच होता है। वही एक मानक मील, ठीक है, क्या एक मानक मील बराबर कितना, लगभग 1.6 किलोमीटर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर लगभग में। लेकिन वही एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर। अच्छा, आपसे पूछे जो भारत का जो समुद्र क्षेत्र कितना मील तक फैला हुआ है, 12 समुद्री मील, ठीक है ना, 12 समुद्री मील। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको ये किलोमीटर में पूछे तो 21.9 किलोमीटर, ठीक है ना, 21.9 किलोमीटर, याद रखिएगा 21.9 किलोमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यानी कि क्या कह रहा है, ये जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ठीक है, जैसे आपके लिए एक सवाल है कि हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। सबसे दक्षिणतम बिंदु भूमि नहीं पूछा जा रहा है आपसे, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, उसका क्या रहा है, हम इतने बड़े अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार परिणाम विश्लेषण कर रहे हैं। कह रहे यदि आप भारतीय अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसका वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर। और वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर केवल कितना, 2933 किलोमीटर है। लेकिन देखने में लगता है, देखने में क्या लगता है आपको, देखने में लगता है पूर्व पश्चिम का विस्तार, ठीक है ना, क्या पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार के अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्या, उत्तर दक्षिण के विस्तार के अपेक्षा कम प्रतीत होता है। कौन, पूर्व पश्चिम का जो विस्तार होता है वो उत्तर दक्षिण के अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, कौन, पूर्व पश्चिम वाला कम प्रतीत होता है। ठीक है, अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना किलोमीटर है, कितना वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। कह रहा है, अब कह रहा है इस अंतर का क्या कारण है, ये जो आपके बीच का जो अंतर है, ये 3214 है और ये 2933 है, इसका जो बीच का अंतर है वो मुख्य अंतर क्या है। कह रहा इसे जानने के लिए आप पाठ्य पुस्तक, ये आपका जो है प्रयोगशाला का प्रयोग जो होता है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, ये कह रहा है भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग इतना के लिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी घट जाती है। क्या कह रहा है सो समझिए, यह अंतर अभी जो आपको क्या था 3214, ठीक है, और 2933 जो था, इसकी जो दूरी है ये किस पर निर्धारित करती है। सो देखिए, ये जो निर्धारित करती है इस तथ्य पर ध्रुवों की ओर जाते दो देशांतर, यानी कि जो देशांतर रेखा होता है, ठीक है, ये इस यानी कि जो देशांतर रेखा होता है, ठीक है, ये जो देशांतर रेखा है लंबी वाली, ठीक है ना, इसकी बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, घटती जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि ये अंतर होता जाता है। ठीक है ना, अब देखिए उसके बाद कह रहा है जबकि दो अक्षांश के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी रहती है। ठीक है ना, लेकिन अक्षांश जो ये अक्षांश है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसका दूरी एक जैसा रहता है, लेकिन देशांतर का जो रेखा होता है वो घटता चला जाता है। यही कारण है कि दूरी में अंतर है। ठीक है, कह रहा है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है और दो देशांतरों के बीच की भी दूरी कितनी होती है। ठीक है, आगे देखिए अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, आपको ये सब 9th क्लास में नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज मिल रहा है। क्या कह रहा है कि भारत का जो अक्षांश है
उत्तरी अक्षांश में हम लोग अवस्थित हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है उसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में, यानी कि जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा ये वाला वो किसमें, उष्णकटिबंध में, किसमें, उष्णकटिबंध में। वहीं उत्तरी हिस्सा जो है कैसा, कोष्णशीतोष्ण में स्थित, ठीक है। यही स्थित देश के धुआकृति जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये जो कटिबंध है, अलग अलग शीतोष्ण कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया, उपोष्ण कटिबंध हो गया, यही कारण है कि हमारे देश में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, भू आकृति पाई जाती है, जलवायु अलग अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद वनस्पति भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, हर क्षेत्र में हर एक जैसा वनस्पति नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हमारे देश के पूर्वी एवं पश्चिमी सबसे भागों के समय लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। पहले बता चुके कि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का अंतर कितना होता है, 2 घंटों का अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं, यानी कि भारत का जो मानक यमोत्तर है वो कितना है, 82.5 डिग्री, क्या 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत का मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है। जो कहाँ, उत्तर प्रदेश से होकर के भारत में कुल 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। कह रहा है मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है, जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। क्या कह रहा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में वही कह रहा है जैसलमेर की तुलना में सूर्योदय 2 घंटे पहले उदय होता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भाग में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है, भारत के कुछ ऐसे स्थान का नाम लिखिए जिनमें मानक यमोत्तर रेखा गुजरती है। तो भारत में कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन, एक तो हो जाता है यूपी, ठीक है, दूसरा हो जाता है आपको मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, उसका होता है छत्तीसगढ़, ठीक है, उसका होता है उड़ीसा और उसका होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसका क्या होता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, हम आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बॉक्स को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, हम इसे पढ़ा भी देते हैं। कह रहा है विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 60.5 डिग्री देशांतर का गुणक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यमोत्तर भारत का मानक यमोत्तर चुना गया है। भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा, ठीक है ना, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना, प्लस में 5 घंटा 30 मिनट। इसको याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना डिग्री आगे चलता है, तो 5.5 घंटा चलता है, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पर माइनस भी दिया रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है, ठीक है ना। अमेरिका में कितने कटिबंध है, 6 कटिबंध है। उसका कारण क्या है, तो पूर्व पश्चिम विस्तार, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम विस्तार, याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। कितना प्रतिशत, 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा के पुस्तक में पढ़े भारत के बड़े देशों के नाम याद हैं? हम आपको बताए हुए थे, हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताए कि क्लास 9 और क्लास 11 दोनों का जो भूगोल है लगभग समान ही मिलता है। वर्ग 9 में क्या होता है, बेसिक होता है, और वर्ग 11 में जो होता है उसका अप किया जाता है, लेवल को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम आपको जैसे कि बताए थे कि सबसे बड़ा, आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि आप जो उसमें पढ़े थे, तो सबसे पहला जो देश था वो कौन था, रूस था, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर पर कौन था, कनाडा था। क्या था, कनाडा था, ठीक है। और तीसरा नंबर पर क्या था, तीसरा नंबर पर आपको यूएसए था। क्या था, यूएसए था। चौथा नंबर पर कौन था आपको, चीन। चौथा नंबर पर चीन। 5वां नंबर पर
ब्राजील, 5वां नंबर पर ब्राजील, 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां पर अपना इंडिया, ठीक है ना, 7वां नंबर पर इंडिया। तो हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे हैं और जनसंख्या की दृष्टि से तो हम लगभग पहले नंबर पर आ ही चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कह रहा है भारत की आकार। अब हम लोग भारत की आकार को समझते हैं। वैसे तो हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें विस्तार से समझते हैं। कह रहे भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। क्या किया है? भौतिक विविधता प्रदान की है। कौन? भारत के आकार ने, ठीक है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में क्या? उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। वन के साथ साथ क्या है? पहाड़ी भी है। जबकि मरुस्थलीय रेत में विस्तृत फैलाव है। क्या? मरुस्थल का भी फैलाव है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित है। एक बृहत भौगोलिक इकाई है जिसे भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत क्या है? एक उपमहाद्वीप है। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? तो एशिया महाद्वीप के तहत आते हैं, लेकिन हमारा भारत क्या है? एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप के तहत कौन कौन आता है? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। यानी कि ये क्या है? सब उपमहाद्वीप है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सब क्या है? उपमहाद्वीप है। उसके बाद कह रहा है भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। क्या क्या कहा? यानी कि पहले जो था हिमालय अपनी श्रेणी के साथ साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता आ रहा है, जैसे साइबेरियन से आने वाली हवा को रोकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है खैबर बोलन, सिपकला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़िया दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्र पहचान स्थापित करने में सहायता की। कौन? हिमालय, ठीक है ना। कौन? हिमालय इसको अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक का यात्रा करते समय आपको मार्ग में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे लिए जो इंपोर्टेंट होगा उसी को डिस्कस करेंगे। कह रहे भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरता हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। क्या? 7,517 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है, ठीक है। लेकिन आपको जो हम वर्ग 9 में बताए थे वो कितना बताए थे? 7,516.6 वर्ग किलोमीटर बताए थे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिला है? 7,517। तो जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आपको याद रखना है, याद दोनों रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये पूरी सटीक मान है, लेकिन यहाँ पर ये लगभग दिया है, ठीक है ना। इसलिए 516.6 या 517 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कह रहा है एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। आगे देखते हैं। हम आपको वर्ग 9 में भी ये चीज पढ़ा चुके हैं, भारत एवं उसके पड़ोसी, ठीक है। यहाँ भी है, कह रहा है भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में, ठीक है ना, कहा दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ? हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक साथ सीमा बनाती है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्ग द्वारा अपनी पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। समुद्री मार्ग और वायु मार्ग द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। ये क्रियाकलाप था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। कह रहे श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। अच्छा, आप लोगों से ये क्वेश्चन रहेगा कि भारत को और श्रीलंका को किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। हालांकि हम आपको इसके पिछले वीडियो में बताए हुए हैं और यहाँ भी है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी
तत् और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ठीक है ना, हम आपको जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर यहीं पर है, किसके द्वारा? पाक जल संधि द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, पाक जल संधि द्वारा कौन अलग होता है भारत से? श्रीलंका अलग होता है। कह रहा है, क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां पैदा किए गए यात्रा को घर्षण के तटस्थ किया गया? ठीक है, ये सब चीज हमारे लिए उतना जरूरी है नहीं। तो आज का ये वीडियो था, यहाँ पर ये वीडियो अब समाप्त होती है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका फायदा उन तक भी पहुंचे। और जो लोग भी नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।